नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1857 की महान क्रांति यानी द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 की। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बहुत सारे प्रश्न फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब चलिए देख लेते हैं एक बार जो जो कंटेंट्स हमने पढ़ने हैं। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये सारी सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसपे हमने शुरुआत की जो 3 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट, मेजर कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट एंड बिगनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिवोल्ट। ये तीनों टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और जो फर्दर 3 टॉपिक्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यानी कि ये पूरा जो टॉपिक है आपका, ये बड़ा टॉपिक है और इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग के 3 मेजर टॉपिक्स है, इनको कवर करने जा रहे हैं। 1857 का विद्रोह। सन 1857 का विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास की वह महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों के हृदय में एक नई चेतना को जन्म दिया, और यही चेतना आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेती है। और अंततः 1947 में, यानी कि इस आंदोलन के 90 वर्षों के पश्चात, आफ्टर 90 इयर्स ऑफ दिस रिवोल्ट, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है। यह कोई प्रथम या अंतिम विद्रोह नहीं था, बल्कि 1757 से 1857 तक, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से लेकर इस रिवोल्ट के मध्य के समय में, जो 100 वर्षों का समय है, इस दौरान ब्रिटिश सत्ता को कई चुनौतियां मिली। किंतु 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के लिए एक ऐसी चुनौती था जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हालांकि इन 100 वर्षों में भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जिनको नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, सैनिक विद्रोह आदि के तौर पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति की अपनी एक अलग विशेषता थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके काफी दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, प्लासी के बाद जो अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत हुई, खासकर पहले बंगाल में, और बक्सर के युद्ध के पश्चात उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती गई। हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने जो है बैटल ऑफ बक्सर को जीता, और उसके पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई। अब इन 100 वर्षों में, यानी 1757 से लेकर 1857 के दौरान, ब्रिटिश शासन की कई ऐसी नीतियां रही जिससे भारतीय समाज, पूरा भारत का समाज के सभी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। और इस दौरान ब्रिटिश शासन के हमें ऐसे कैरेक्टर और ऐसी पॉलिसीज देखने को मिली जिसने भारतीय समाज के सभी लोगों को प्रभावित किया। देखिए, यह विद्रोह न ही पहला विद्रोह है, न ही अंतिम विद्रोह है। मैंने आपको अभी बताया कि इस विद्रोह से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, और इस विद्रोह के पश्चात भी विद्रोह हुए। लेकिन ये एक ऐसा विद्रोह जरूर रहा जिसने ब्रिटिश शासन के जो साम्राज्य है उसकी नींव को हिलाकर रख दिया। जो ब्रिटिश भारत में एक व्यापारी बन के आए थे, हम सभी जानते हैं, जो इसका इतिहास रहा है कि सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 15 वर्षों के लिए पहले ट्रेड के लिए चार्टर दिया गया, रॉयल चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में आता है। 1611 में अपनी अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। 1613 में ये जो है सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं, और लेटर ऑन ये लगातार कार्य करते रहते हैं। लेकिन 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात का जो भारत होता है, क्योंकि यहाँ पे जब मुगल डायनेस्टी जो है उसका धीरे धीरे पतन शुरू होता है, तो एक सेंट्रल पावर की एक कमी महसूस होती है। और वहां यहाँ पर बहुत सारी ताकतों के बीच में, क्षेत्रीय ताकतों के बीच में भी, और जो विदेशी ताकतें हैं उनके बीच में भी जो है एक नई पावर एमर्ज करने के लिए युद्ध होता है। उनके बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके पूरे टाइम पीरियड को मैंने यहाँ 3 भागों में डिवाइड कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं। जो इनका पहला पीरियड था, यानी पहला फेज था, जो 1600 से लेके 1757 तक का समय था, तब ये एक व्यापारी के तौर पर भारत में रहे, यानी सिर्फ ट्रेडर बन के रहे। इनका यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट एमर्ज नहीं हुआ। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती थी जिसको कंट्रोल कर लिया जाता था,
जो मुगल नवाब जो थे उस वक्त के। उसके बाद 1757 यानी प्लासी के युद्ध के पश्चात और 1857, ये जो पूरा दौर रहा 100 वर्षों का, यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है पूरी तरह से शासन करने लगी और इनके शासन के दौरान बहुत सारी इन्होंने ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जिसने भारत के जनमानस को जो है काफी हद तक प्रभावित किया। और 1857 के रिवोल्ट के पश्चात जो था, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन जो ओवर रूल कर लेता है, पूरा ब्रिटिश क्राउन के पास जो है पावर चली जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनिशियल फेज एज अ ट्रेडर्स, इसके बाद जो है कंपनी रूल 1757 से 1857 तक के पीरियड को आप बोल सकते हैं कि कंपनी रूल था, कंपनी का राज इसे बोलते हैं, कंपनी राज। और 1858 से 1947 टिल इंडिपेंडेंस जो था, ये क्राउन रूल था। अब देखिए, अगर मैं इस रिवोल्ट के नेचर, इसकी प्रकृति की बात करूं तो ये रिवोल्ट कैसा था। दरअसल इतिहासकारों में अलग अलग मत है इस विद्रोह को लेकर। ये जो पूरी घटना थी इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत है। जो पश्चिमी इतिहासकार है, खासकर जो ब्रिटिश हमारे हिस्टोरियंस हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने जो भी इसके बारे में लिखा है, जो भी बातें बोली है, उनके अनुसार ये कोई विद्रोह नहीं था, ये कोई बहुत बड़ा मतलब आंदोलन नहीं था। इट वॉज अ म्यूटिनी, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। जैसे कि आपके इतिहासकार रहे सीले, लॉरेंस या ट्रेवेलियन, जो भी ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने इसको सिर्फ एक म्यूटिनी यानी कि एक विद्रोह जो सेना में होता है, बहुत छोटा, बहुत कम करके इसको आका और एक म्यूटिनी का इसे नाम दिया। जबकि कई इतिहासकारों ने इसे बोला कि ये एक रिलीजियस वॉर थी अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। जो ये ब्रिटिश थे, देवर क्रिश्चियंस, और ये उनके खिलाफ एक रिलीजियस धार्मिक लड़ाई थी जिसको हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर क्रिश्चियंस के खिलाफ ये धार्मिक युद्ध किया। या कईयों ने बोला ये एक रेशियल स्ट्रगल था। रेशियल स्ट्रगल मतलब यहाँ पर जो रेस की सुपियोरिटी थी, यानी कि जो एक ब्रिटिश रेस थी और जो इंडियन रेस थी, इसके बीच में जो बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एक रेस स्ट्रगल था, यानी कि सुपियोरिटी के लिए ब्लैक्स बोला गया है इंडियंस के लिए, व्हाइट्स बोला गया है ब्रिटिश के लिए या यूरोपियंस के लिए, उनके बीच में एक संघर्ष था। कईयों ने बोला कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। खासकर आउटरम ने इसको बोला है कि इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जहां पर इन दोनों ने लड़ा है। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है, खासकर जो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनका नजरिया कुछ और है। उन्होंने इसे बोला है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, आपने नाम सुना होगा वीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने इस पूरी घटना को बोला है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और उन्होंने इसके ऊपर जबरदस्त किताब लिखी है, इसी नाम से बल्कि पूरी किताब लिखी है। और वो किताब जो है आगे चलकर क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत सेक्रेड बुक की तरह उनके लिए एज अ बाइबल भी जो है उनके लिए कार्य करती है। अब वास्तव में क्या ये एक सिपाही विद्रोह था या ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? देखिए, दोनों बहुत अलग अलग बातें हो गई। सिपाही विद्रोह अगर हम इसे बोल रहे हैं तो हम इस पूरे आंदोलन के महत्व को कहीं कम करके आंक रहे हैं। हम इसको सिपाही विद्रोह बोलेंगे तो बहुत मतलब हम इसको बहुत लेस करके कहीं तोल रहे हैं। वहीं अगर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोले तो इसको समझने में भी, इसको बोलने भी कई लोगों का जो है मत है, वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि स्टैनले वॉलपर्ट जो एक अमेरिकी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने बोला है इट वॉज फार मोर देन अ म्यूटिनी, ये एक म्यूटिनी से ज्यादा लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कम था। यानी कि इसको रिबेलियन बोला गया है, द रिबेलियन ऑफ 1857, जो कि इसके लिए एक सुटेबल वर्ड हो सकता है। 1757 से लेकर 1857 तक, यानी प्लासी से लेकर इस विद्रोह तक, अंग्रेजों की कई ऐसी नीतियां रही, चाहे वो धार्मिक नीति रही हो, चाहे वो प्रशासनिक नीति रही हो, चाहे वो सामाजिक नीतियां रही हो, चाहे वो सैनिक नीतियां रही हो, जिन्होंने भारत के लोगों में एक बहुत भारी असंतोष उत्पन्न किया। और यही सारी नीतियां जो है इस आंदोलन का कारण बनी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मंगल पांडे वाली जो घटना है, जब वहां पर चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल के लिए सैनिकों ने मना कर दिया, जिसमें मंगल पांडे प्रमुख थे, और उसके बाद एकदम से विद्रोह भड़का। लेकिन क्या सिर्फ वही एक घटना थी? नहीं, वो एक तात्कालिक कारण था, एक इमीडिएट कॉज था। इस पूरे आंदोलन के पीछे जो है बहुत सारी घटनाएं रही हैं पिछले 100 वर्षों में, यानी 1757 से 1857 के दौरान ब्रिटिश रूल की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल
पॉलिसीज रही हो, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज रही हो, वो सभी कहीं ना कहीं कारण थी इस पूरे आंदोलन का, क्योंकि इस दौरान लोगों के भीतर बहुत एंग्विश, बहुत एंगर, बहुत पेन एक भर गया था। और 1857 की जो मंगल पांडे वाली घटना थी उसमें तो सिर्फ एक चिंगारी, वो एक चिंगारी का काम करती है, ऐसे कैटलिस्ट काम करती है, और ये विद्रोह जो है पूरा भड़क उठा। तो क्या क्या कारण थे, अब एक एक करके हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जहां तक राजनीतिक कारणों की बात है तो इन 100 वर्षों के दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अलग अलग गवर्नर जनरल आए, उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत हद तक इनके लिए जिम्मेदार थी। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है उनमें इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। अब इफेक्टिव कंट्रोल में आप जानते हैं कि एक नीति थी इनकी, रिंग फेंसिंग यानी घेरे की नीति, और इस घेरे की नीति को जो इंट्रोड्यूस किया था वो वॉरेन हास्टिंग्स ने किया था। और इस नीति का एकमात्र उद्देश्य ये था कि कंपनी के लिए, जो कंपनी की टेरिटरी है उसकी सीमाओं के लिए एक बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि कंपनी की टेरिटरी जो है वो सेफ रहे। उसी प्रकार सब्सिडरी अलायंस जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस की गई भारत में। हालांकि इससे पहले फ्रेंच गवर्नर एक रहे हैं डुप्ले, वो ओरिजिनल जो थे, मतलब उन्होंने ओरिजिनली इसको डिराइव किया था, लेकिन भारत में जो इसको मतलब काफी हद तक प्रयोग किया वो किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। और लॉर्ड वेलेस्ली की जो सब्सिडी अलायंस वाली संधि थी, इसी के तहत भारत के बहुत सारे जो राज्य थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, वो कंपनी के अधीन होती चली गई, जिसमें हैदराबाद भी था, मैसूर भी था, तंजौर, अवध, ये सब लिखे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि धीरे 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 कंपनी जो है सब्सिडी अलायंस की संधि के माध्यम से इन्हें अपने अधीन करती गई। वास्तव में होती क्या है सब्सिडी अलायंस? सब्सिडी अलायंस को मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में। सपोज कि दो कोई राज्य होते थे, जो नेटिव स्टेट्स हैं ए और बी, तो कंपनी बी राज्य के पास जाएगी और बोलेगी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, कि इन केस कल के दिन आपके ऊपर ए जो स्टेट है वो अटैक कर देता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसके बदले में कंपनी जो है उनसे बड़ी मात्रा में धन जो है लेती थी, और उनको ये भरोसा भी देती थी कि हम आपको आर्म्स देंगे और जो है सैनिक देंगे अगर इन केस आपके ऊपर कोई हमला होता है। और उस बदले में वो बड़ी मात्रा में धन लेती थी, और साथ ही साथ जो फॉरेन अफेयर्स होते थे स्टेट के, उनके ऊपर भी कंपनी का ही नियंत्रण होता था, यानी विदेशी संबंध भी कंपनी ही क्या करेगी, उसके निर्धारित करेगी। और वहां पर अपना एक, जैसे आज के टाइम पे हाई कमिश्नर होता है, एम्बेसडर होता है, अपना एक वहां पे जो है व्यक्ति नियुक्त कर देती थी, जिस कंपनी को या जिस स्टेट को वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जिसके साथ उसने अलायंस किया है। तो इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किया, एक प्रकार से सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया। ये जो एम्बेसडर या जो अपना व्यक्ति वो नियुक्त करते थे वहां पे, वो वहां के कंपनी के, वो वहां पर जो है सारे जो मामलों की जानकारी होती थी, गुप्त जानकारी भी जो है कंपनी तक पहुंचाता था। तो इस प्रकार से सब्सिडी अलायंस करते करते धीरे धीरे इन्होंने पूरे जो है बहुत सारी रियासतों को अपने अंडर कर दिया। उसी प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी की बहुत बहुत फेमस एक जो है नीति रही है, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसके तहत इन्होंने क्या किया, वो राज्य, जिन राज्यों के अगले उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कुछ ऐसे राजा रजवाड़े थे जिनकी आगे संतान नहीं थी, अपनी बायोलॉजिकल संतान नहीं थी, तो उन राज्यों के जो उन राज्यों में उन शासकों के बाद उस राज्य का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में कर दिया जाएगा। इस प्रकार की ये नीति थी, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आप देख सकते हैं कि इन राज्यों में पड़ा, जहां पे जो इस सतारा का राज्य था, जयपुर था, संबलपुर था, उदयपुर था, और झांसी। झांसी तो आप अवश्य जानते होंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे राजा गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के पश्चात जो था, रानी की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने एक संतान जो थी दामोदर करके एक उनका बेटा था, जिसको उन्होंने गोद लिया था। लेकिन क्योंकि वो खुद की उनकी बायोलॉजिकल संतान नहीं थी, अपनी संतान नहीं थी, तो इस प्रकार से इस नीति के तहत झांसी का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में होना था। हालांकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो इसके पक्ष में नहीं थी, और रानी लक्ष्मीबाई का स्टेटमेंट आपने सुना भी है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो इसीलिए ये युद्ध हुआ था जो झांसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। इसी प्रकार नागपुर को भी इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया। तो ये सारी जो नीतियां थी, इससे जो है भारत में जो शासक वर्ग था, यानी कि जो अलग अलग टुकड़ों में आप देखते हैं छोटे छोटे रियासतें थी, जो शासक थे उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कंटेंट एक क्रिएट हो गया। वो लोग बहुत ज्यादा मतलब विचलित से हो गए कि क्या स्थिति बनती जा रही है। जो एक मात्र ट्रेडर बन के आई थी कंपनी, जो व्यापारी कंपनी थी, आज धीरे धीरे भारत के तमाम क्षेत्रों को अपने अधीन करती जा रही है। तो इस वजह से एक असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार हिंदू प्रिंसेस को जो है उनको उत्तराधिकार के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें तो जो अवध था, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। अवध को मिस गवर्नेंस
या मैल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुशासन के बहाना बनाकर अवध को इन्होंने अपने अधीन कर लिया 1856 में। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जो रिवोल्ट हुआ 1857 में बंगाल में, हम देखते हैं सिपाहीज के बीच, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो सिपाहीज थे वो अवध से ही थे। तो अवध के शासक को, अवध के नवाब को इन्होंने जो है इस आधार पर कि आपके शासन में, आपके राज्य में जो है मिस गवर्नेंस है, कुशासन है, और इसीलिए हम आपके राज्य का अपने ब्रिटिश टेरिटरी में विलय करते हैं, यह बहाना बनाकर उन्होंने अवध को अपने अधीन कर लिया। तो यह भी एक कारण रहा। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे उस टाइम के शासक थे, अलग अलग राज्यों के, छोटे छोटे राज्यों के, उन शासकों के जो टाइटल्स होते थे, यानी कि जो उनकी उपाधियां होती थी, वो उपाधियां भी उनसे छीन ली गई। और जो पेंशन होती थी, उन पेंशन पे भी बहुत हद तक प्रभाव पड़ा। यहां तक कि डलहौजी ने 1849 में यह भी घोषणा कर दी थी कि जो बहादुर शाह के उत्तराधिकारी हैं, बहादुर शाह सेकंड जो लास्ट मुगल एम्परर रहे हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको लाल किले को खाली करना पड़ेगा। यानी कि उनके जितने भी हिस्टोरिकल पैलेसेस थे और उनकी जो पेंशन थी वो सब रोक दी गई। और आप जानते हैं नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, उनकी भी पेंशन इन्होंने रोक दी। तो ये सब कारण बना कि जिससे जो है पूरी एक एरिस्टोक्रेसी यानी जो कुलीन वर्ग है, जो शासक वर्ग रहा है, वो अपने को बहुत ठगा सा महसूस करने लगा कि वास्तव में जो शासक थे, जिनके पास शक्ति थी, आज उनकी क्या स्थिति हो गई है। और इसी प्रकार जितने भी आर्टिस्ट थे, सिंगर थे, डांसर थे, पंडित थे, मौलवी थे, और समाज के मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग, क्योंकि ये सब एरिस्टोक्रेसी पर डिपेंड करते थे। हम जानते हैं जहांगीर शाहजहां के टाइम पे किस प्रकार से ये सारी चीजें डेवलप हुई। चाहे आप देखें आर्टिस्ट हैं और ये जितना भी आपका अन्य क्षेत्र हैं, तो ये जो डेवलप हुए थे अब धीरे धीरे कोलैप्स होने स्टार्ट हुए। और इससे जितने सारे ये लोग थे, ये जितने भी कलाकार थे, इनकी जो अपनी आर्ट है, जो इनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट है, वो भी लॉस्ट होती चली गई। और इस कारण एक बहुत बड़ा डिस्कंटेंट उत्पन्न हो गया लोगों के बीच। आर्थिक कारणों में अगर आप बात करें तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने टैक्सेशन लगाया। अंग्रेजों ने वास्तव में, आप देखिए बंगाल एक बहुत समृद्ध सूबा हुआ करता था 1757 में, हम जानते हैं। और न सिर्फ इंडिया बल्कि जो पूरा एशिया है, पूरे एशिया का एक बहुत समृद्ध सूबा हुआ करता था बंगाल। अब अंग्रेजों ने जैसे जैसे इन 100 वर्षों में जो पॉलिसीज बनाई अपनी, इनमें इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कर लगाया किसानों के ऊपर। जैसे आप जानते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, ये सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, यानी भू राजस्व व्यवस्थाएं थी। इनको अभी मैं खैर डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनके लिए मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस्टम्स हैं। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इन सिस्टम से जो किसान थे, और न सिर्फ किसान, जो किसान थे वो तो परेशान थे क्योंकि हैवी टैक्सेशन लगता था, उनको बहुत बड़ी मात्रा पर कर देना पड़ता था। साथ ही साथ जो मंझौले जमींदार होते थे, यानी जमींदार एक क्लास करके उन्होंने ओरिजिनेट की थी, बड़े जमींदार तो नहीं लेकिन जो छोटे जमींदार थे वो भी काफी हद तक प्रभावित हुए। इसके अलावा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आपने सुना होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण। भारत में इसका उल्टा हुआ, भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए क्योंकि यहां पर क्या किया गया, इन्होंने यहां पर फिनिश्ड गुड्स जो है वो इंग्लैंड से भारत के मार्केट में लाया गया और भारतीयों को विवश किया गया कि वो सामान को खरीदे। इससे जो भारत की कंपनीज थी, भारत के जो छोटे मोटे कारोबार थे और जितने भी हमारे यहाँ उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे, वो सारे नष्ट होते चले गए, लोग बेरोजगार होते चले गए। और इसके अलावा जो आर्टिशंस थे, हैंडीक्राफ्ट थे, ये जो हथकरघा उद्योग था और जो हैंडलूम उद्योग था ट्रेडिशनल, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जो कल्चर है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। और जो इंडिया का अपना ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल हमारी जितनी भी इकोनॉमिक, चाहे हम आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय की जा रही थी। भारत में कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया जा रहा था। देखिए दो प्रकार की क्रॉप्स होती है, क्रैश क्रॉप्स और एक होती है फूड क्रॉप्स। जो जनरली हम गेहूं और जो चावल है इनको फूड क्रॉप्स में हम जनरली गिनते हैं। और जो कैश क्रॉप्स है जैसे टी, कॉफी, इंडिगो, शुगर केन आदि, ये सारे इसको प्रमोट कर रहे थे ताकि इसकी खेती हो। आगे आप पढ़ेंगे 3 कठिया सिस्टम के तहत चंपारण में जो है वो इंडिगो के लिए विवश करते थे कि जो किसान इंडिगो की खेती करे, तो वो चीजें आगे आएंगी। तो यहां पर क्या कर रहे थे, वो कैश क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे थे कि किसान कैश क्रॉप्स को बोए और इन क्रॉप्स को वो आगे फर्दर क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। इसी पूरी जो स्थिति थी, जो आर्थिक हालात बन रहे थे, इन्हीं के ऊपर आप आगे आप देखते हैं दादा भाई नेहरू जिन्हें हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने पूरा कार्य किया ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया। उनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने इन पूरी बातों को जो है विस्तार से बताया है, समझाया है, और नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट की थी तत्कालीन भारत के लोगों की। अब अगर बात करें हम सामाजिक और धार्मिक जो कारण रहे हैं, उनमें देखिए आप
जिस प्रकार से भारत में खुले तौर पर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था, भारत में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था, तो इससे जो हिंदू रिलीजन के बिलीवर्स हैं और जो इस्लाम के बिलीवर्स हैं उनके बीच में भी एक जो है डर का माहौल था और एक असंतोष भी उत्पन्न हो गया कि जिस प्रकार से भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को क्या कर रही थी, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था और क्रिश्चियनिटी में उनको मतलब रिलीजन उनका कन्वर्ट किया जा रहा था। इसी प्रकार से हम देखें एबोलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा पे 1829 में विलियम बेंटिक के समय विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, और उसी प्रकार 1856 में हिंदू विडो रिमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर की हेल्प से, ये बड़े मतलब सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनकी हेल्प से ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए उनको भी उस टाइम पे इन रिफॉर्म्स को ऐसा लिया गया जैसे कि ये हमारे धर्म पर जो है एक हमला है, यानी कि ऐसा लग रहा था उस टाइम लोगों को कि ये सीधा सीधा हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो सती कस्टम हमारा चला आ रहा है उसके ऊपर सीधा सीधा ये प्रहार कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उनके ऊपर चोट कर रहे हैं। इसी प्रकार 1850 में जो है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया, और इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया कि जो कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी में आता है, तो उसको उसके पिता की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकता है। अगर वो धर्म परिवर्तन कर भी लेता है, सपोज कोई हिंदू है वो क्रिश्चियन बन भी जाता है, तो उसका उसके पिता की संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। तो इस प्रकार की जब चीजें आई तो लोगों के जो है सामाजिक और जो धार्मिक उनकी आस्थाएं हैं उस पर प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, अंग्रेजी भाषा का इस प्रकार से प्रभाव बढ़ता गया, अंग्रेजी भाषा थोपी गई, तो लोगों में इसके प्रति खासकर, क्योंकि आप जानते हैं एक लंबे समय से उर्दू फारसी जो है ये प्रचलन में थी भाषाएं, अब इस प्रकार से लोगों के मन में एक बहुत जबरदस्त डिसकंटेंट उत्पन्न हुआ, और ये सामाजिक धार्मिक कारणों में हम इनको गिनते हैं। अब देखिए जो कंपनी का प्रशासन था उसमें बहुत बड़े स्तर पर हमने देखा कि भ्रष्टाचार था। हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से आफ्टर 1757 एंड 1764-65 बक्सर और जो है इलाहाबाद की संधि के बाद किस प्रकार से कंपनी ने बंगाल में बड़े स्तर पर करप्शन किया। अब ये रैंपेंट करप्शन ओवर ऑल टेरिटरीज जो थी ब्रिटिश इंडिया के तहत वहां पे होने लगा, प्रशासन में, पुलिस में और हर जगह करप्शन होने लगा। और इसके साथ साथ हम देखते जा रहे थे कि जो भारत के जो कुलीन तंत्र था, भारत की जो कुलीन जो शासक थे अभी तक के, जो एरिस्टोक्रेसी थी, वो अपनी शक्ति विहीन हो गई, उनको उनकी शक्तियों से खदेड़ दिया गया, उनके राज्यों से खदेड़ दिया गया, उनकी स्थितियां बदल दी गई, और अब उन्हें यह था कि हम कभी वापस उस स्थिति में नहीं आ सकते। तो यह भी एक बड़ा कारण बना। इसके साथ साथ जो अंग्रेजों का शासन था, एकदम से अलग कल्चर, अलग कॉन्टिनेंट से जो लोग आए, एकदम से वो यहाँ पर आए एज अ ट्रेडर, धीरे धीरे यहाँ पे वो मतलब दे केम एज अ ट्रेडर एंड लेटर दे बिकेम मास्टर। तो ये जो चीज है लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। और यहां पर एक बड़ी चीज आती है एब्सेंटी सोल्जरिटीशिप, यानी कि जो मुगल थे वो भी बाहर से आए थे, लेकिन बाद में वो भारत में ही बस गए, उन्होंने जो भी कमाया खाया वो भारत में ही लगाया। तो धीरे धीरे वो भारत जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है वो यहाँ पे जनरेट हुई। लेकिन ये जितने भी ब्रिटिशर्स जो थे, जो फॉरेन, ये जो यूरोपियन आए, खासकर जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो भी कुछ भारत से कमाते थे ये सारा चीजें कहां ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे। तो और एकदम से अलग कल्चर के लोग भी थे, तो इनको एकदम से जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग, और ये एज अ एलियन रूल ट्रीट किया लोगों ने, कि एज अ एलियन, जैसे कोई दूसरे ग्रह से आ जाता है उस प्रकार से लोगों को लगने लगा इनका शासन। अब किसानों की हालत तो खराब थी ही थी, जो मिलिट्री में जो सोल्जर्स थे उनकी भी हालत खराब थी। और यहां पर क्या था, उनको बहुत कम पेमेंट दी जाती थी, उनको प्रमोशन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी उनको एक जो है पद से ऊपर, जैसे सूबेदार के पद से ऊपर उनको कोई पद नहीं मिलता था, चाहे आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी है, लेकिन आपको उस रैंक से ऊपर रैंकिंग नहीं मिलती थी। और बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पे जो है रंग भेद भी किया जाता था, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था जो इंडियन सोल्जर्स थे। और कई बार क्या होता था, इनको बहुत दूर दूर क्षेत्रों में जो है इनको जो है कार्य करने के लिए भेजा जाता था, सर्विस के लिए भेजा जाता था। और उस वक्त ये मान्यता भी थी, हिंदुओं में मान्यता थी कि भाई समुद्र पार करना जो है एक धार्मिक कारण की वजह से उसको अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन जब इनको भेजा गया था बर्मा में, ठीक है ना, टू सर्व देयर, तो ये चीजें भी जो है लोगों के मन में कहीं ना कहीं इससे भी डिसकंटेंट उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा था बड़े स्तर पर, और आप देखते हैं जो ये म्यूटिनी तो हम देखते हैं 1857 की, 1806 की वेल्लोर म्यूटिनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा, इससे पहले भी बहुत बड़े स्तर पर सैनिक विद्रोह हुए हैं। 1806 में जो वेल्लोर की म्यूटिनी थी वो भी बहुत बड़ी म्यूटिनी थी। इसके अलावा 1825 में असम में हुई थी, 1838 में शोलापुर में हुई थी, 1824 में जो है
सैनिकों ने बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था, और यही कारण था कि वो जो समुद्र पार करना जो है वो उनके धर्म की जो आस्था है, धार्मिक आस्था है, उसके खिलाफ था। तो ये सारे कारण बने। इसके साथ साथ हम देखते हैं 1856 में जो ये एक एक्ट आया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, इसने कंपलसरी कर दिया कि सैनिकों को कि अगर उन्हें जहां भी भेजा जाएगा फॉर सर्विस उनको जाना पड़ेगा, और इसमें उन्हें समुद्र भी जो है पार करना पड़ा, बहुत दूर दूर उनके घरों से बहुत दूर दूर उनको सर्विस में भेजा गया। तो ये सारे सैनिकों के बीच में इन सभी कारणों ने जो है एक प्रकार से असंतोष उत्पन्न किया, और फिर यही कारण आगे चल के 1857 के विद्रोह के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य। तभी एक अफवाह फैलती है कि जो इनफील्ड राइफल है जो इंट्रोड्यूस हुई थी पहले, मतलब सैनिकों के इस्तेमाल करने के लिए, इस राइफल का जो कार्टेज है उसमें काव और पिग का फैट इस्तेमाल किया गया है। और काव और पिग का फैट इस्तेमाल किया गया है तो आप जाहिर सी बात है जब इस कार्टेज को यूज करेंगे तो उसको मुंह से काटेंगे, और ये सारी चीजें करने से जो है धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती थी हिंदुओं की भी, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय जीव है, और साथ ही साथ मुसलमानों की भी, क्योंकि जो पिग का फैट है वो प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। तो इसके लिए जो है दोनों की भावनाएं बहुत हद तक प्रभावित हुई, और हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इस राइफल के इस्तेमाल के लिए मना कर दिया, जिसके बाद 19 इन्फेंट्री जो थी बैरमपुर में उसको मार्च 1857 में डिसबैंड कर दिया गया। जब 34th नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाहीज थे उन्होंने भी इस जो है राइफल को इस्तेमाल करने के लिए मना किया, तो वहां पर भी जो है जो सैनिक थे और उनमें जो प्रमुख मंगल पांडे थे जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने जब इस राइफल के इस्तेमाल करने के लिए मना करा तो उनका अपना सीनियर ऑफिशियल से जो है इस बात पर जो है विवाद हो, और मंगल पांडे ने अपने जो है ऑफिशियल पर अटैक कर दिया और उनके ऊपर फायर कर दिया। लेटर ही वॉज अरेस्टेड, फाइनली ट्रायल एंड लेटर एग्जीक्यूटेड। जी हाँ, 29 मार्च की ये घटना है 1857 की, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने इस विद्रोह को यहां पर दबा दिया है, लेकिन असल में तो विद्रोह अब शुरू होने वाला था। अब 24 अप्रैल की घटना है। 24 अप्रैल को मेरठ में जो 3rd नेटिव कैवलरी थी वहां के जो सैनिक थे उन्होंने भी जो है इस प्रकार जो ये राइफल है इसको इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया, और बाद में इनमें से जो 85 सैनिक थे इनको जो है 10 वर्ष की सजा हो गई और उनको डिसमिस कर दिया गया, और इनको 10 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, इम्प्रिजन कर दिया गया। अब इसके बाद 10 मई को ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट होता है ऑफिशियली, और 10 मई को जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो मेरठ से पैदल मार्च करते हैं रेड फोर्ट की तरफ, और इस दौरान वो अपने सीनियर ऑफिशियल्स की हत्या कर देते हैं और अपने जितने सैनिकों को अभी जेल डाला गया था, उनको इम्प्रिजन हुआ था, उनको छुड़वा देते हैं, और ये सीधा पहुंचते हैं, ये पूरी जो पैदल टुकड़ी है पहुंचती है रेड फोर्ट यानी जहां पर की मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उस वक्त तक उनकी उम्र 80 वर्ष के आसपास हो गई थी, वो उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, प्लीज आप जो है हमें लीड कीजिए। तो बहादुर शाह जफर शुरुआत पे इस चीज के लिए जो है रेजिस्टेंस करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो गई थी और वो किसी भी प्रकार के विद्रोह में जो है एक सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते थे। तो बाद में उनको मनाया जाता है, और खासकर जो उनके एक जनरल थे बख्त खां, उनकी हेल्प से ये सारी बातें होती हैं, और बाद में बहादुर शाह जफर मान जाते हैं, और बहादुर शाह जफर को बादशाह हिंदुस्तान या शहंशाह हिंदुस्तान जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस प्रकार से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, हालांकि उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, वो सिर्फ उनका नाम ही काफी था, वो एक नाम मात्र के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि डी जुरे हेड के तौर पर वो भूमिका निभा रहे थे, और दिल्ली में जो है उनके जो जनरल थे बख्त खां, उनकी सक्रिय भूमिका थी, और ये सब एक पूरे सहयोग के साथ कार्य करने लगे, और यहीं से फिर विद्रोह की जो है औपचारिक शुरुआत होती है। इसके बाद जैसी ये खबरें और क्षेत्रों में फैली कि जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इस क्रांति का आगाज हो चुका है, तो धीरे धीरे दिल्ली है, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, अवध, समस्त भारत, मतलब खासकर उत्तरी भारत, मध्य भारत, पूर्वी जो भारत है वहां पर विशेषकर ये जो है पूरा आंदोलन स्टार्ट हो गया। और देखते ही देखते आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये बड़ा रूप लेता है, और आगे चलकर 1 वर्ष से ज्यादा समय तक ये पूरा आंदोलन चला, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में, अलग अलग जो लोकल लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में। अंततः किस प्रकार से जीत होती है अंग्रेजों की, कैसे वो काबू पाएंगे इसको, वो हम देखेंगे। तो वो कंटिन्यू रहेगा आपका
नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।